हेलो लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम अकेडमी। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एम अकेडमी में। आज हम शुरू करेंगे टॉप 20 जी के सीरीज का अगला वीडियो। तो चलिए हम आज आपको इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं और आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगली वीडियो का अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए टॉप 20 जी के सीरीज का हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए क्योंकि आज का क्वेश्चंस बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का भी। और ये सभी PYQ जो है बीपीएससी TRE 4 और भी आने वाले कोई भी एग्जाम SSC हो या फिर CGL MTS सबके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और तो हम इसको शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। पहला क्वेश्चन जीके का देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। यानी 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? बैरकपुर से, मेरठ से, झांसी से, दिल्ली से। तो देखिए इसका सही ऑप्शन जो है दिल्ली भी नहीं होगा, झांसी भी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन बैरकपुर या मेरठ। तो बैरकपुर छावनी की बात हुई थी लेकिन शुरुआत तो कहाँ जगह है? मेरठ। तो मेरठ से शुरू हुआ था 1857 की क्रांति। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो वो देखिए गुजरात में, मुंबई में, उड़ीसा में या फिर मद्रास में। कहाँ से शुरू की गई थी? मद्रास से, उड़ीसा से, गुजरात से, मुंबई से। जल्द से जल्द अपना ऑप्शन बताइए। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए उड़ीसा से नहीं, गुजरात से भी नहीं, मुंबई से भी नहीं, यह सही ऑप्शन होगा मद्रास से। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना मद्रास से शुरू किया गया था। याद रखिए ये सब एरिया रैयतवाड़ी में आता था, इधर वाला एरिया सब परमानेंट सेटल में आता था, इधर वाला सब महलवाड़ी में आता था। तो याद रखिएगा ये सब जो है ना लैंड सेटलमेंट किया गया था। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी यहाँ मद्रास क्षेत्र में प्रभावी था। तो याद रखेंगे इस बात को। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का, और सभी ये PYQ है। आपको पता है कि ये सब BPSC का PY जो है PYQ क्वेश्चन आपके लिए लिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन है थर्ड नंबर। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? धीरपुर के राजा थे, हमीरपुर के, जगदीशपुर के, रामपुर के। जल्द से जल्द अपना ऑप्शन बताइए। तो देखिए सबसे पहला जो है धीरपुर के, ये अहाँ के नहीं थे, हमीरपुर के भी नहीं। अब रामपुर या जगदीशपुर, तो पूरी दुनिया जानता है कि ये रामपुर के नहीं जगदीशपुर के राजा थे और यहीं से इन्होंने लीड किया था 1857 की क्रांति को। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आज का, हौज विद्रोह हुआ। अब है एक हौज विद्रोह, ये हौज विद्रोह कब हुआ? तो कह रहा है 1620 से 21 में के दौरान, या फिर 1720 से 21 के दौरान, या फिर 1820 से 21 के दौरान, या फिर 1920 से 21 के दौरान। यानी हौज विद्रोह कब हुआ था? तो जल्द से जल्द अपना ऑप्शन बताइए। देखिए बहुत लोग गलत ऑप्शन दे रहे हैं। 1920-21 का ये बात नहीं है और 1620-21 का भी बात नहीं है। यह तो है बात 1720-21 की या फिर 1820-21 की। तो जल्द से जल्द गेस करिए इन दोनों में से। जी नहीं, बी नहीं, ये ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। 1820-21 में जो है हौज विद्रोह हुआ था। तो देख रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस एम अकेडमी फैमिली का हिस्सा बनिए ताकि आपका जो अगला प्रिपरेशन है बिल्कुल स्ट्रांग हो सके। और ये सभी PYQ बहुत ही मेहनत से लाया जाता है आपके लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका नॉलेज बिल्कुल स्ट्रांग हो सके और आप किसी भी कंपटीशन में अपना एक सीट फिक्स कर सकें। तो चलिए, और सामने है TRE 4 है, BPSC TRE 4। तो बने रहिए वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, एम अकेडमी का हिस्सा बनिए। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? यानी अमृत बाजार पत्रिका जो थी है ना, वो तो उसकी स्थापना किसने की? तो गिरीश चंद्र घोष ने की थी, हरीश चंद्र मुखर्जी ने की थी, SN बैनर्जी ने की थी, या शिशिर कुमार घोष ने किया था? अमृत बाजार पत्रिका का जो स्थापना है किसने किया था? तो SN बनर्जी गलत ऑप्शन है और हरीश चंद्र मुखर्जी भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन आपको मैं हिंट दे दिया हूँ, डी होगा या फिर ए होगा, गिरीश चंद्र घोष या फिर शिशिर कुमार घोष। तो जल्द से जल्द इनमें से ऑप्शन बताइए। जी नहीं, ये गलत ऑप्शन है, गिरीश चंद्र नहीं। इसका सही ऑप्शन शिशिर कुमार घोष है। याद रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा से देखिएगा और अच्छा से जवाब दीजिएगा। याद भी रखिएगा, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना
किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है 6 नंबर, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ध्यान से आंसर बताइएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 19 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। जल्द से जल्द अपना ऑप्शन बताइए। देखिए मैं हिंट कर देता हूँ, सी गलत ऑप्शन है और बी भी गलत ऑप्शन है। अब सामने है ए और डी, इन्हीं में से कोई एक सही है। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो जी नहीं, डी देने वालों गलत है ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन ए है, 19 जुलाई 1905 को जो है इसका घोषणा किया गया था। याद रखिएगा, क्यों घोषणा पूछ रहा है, लागू नहीं पूछ रहा है। बंगाल विभाजन लागू यानी प्रभावी कब से हुआ, अगर ये क्वेश्चन रहता तब ये डी ऑप्शन होता। लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, लेकिन ये प्रस्ताव पारित कब हुआ था? प्रस्ताव पारित हुआ 19 जुलाई 1905 को और प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन से एक क्वेश्चन आता ही आता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं आज का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा का समापन यानी उन्मूलन किसने किया था? सती प्रथा का उन्मूलन या समापन किसने किया था? कर्जन ने, विलियम बैक्टिक ने, कर्नवालिस ने या कैनिंग ने? तो बताइए, जल्द से जल्द ऑप्शन दीजिए अपना सही आंसर। कर्नवालिस नहीं दिए किए थे, कैनिंग भी नहीं किए थे। इसका सही ऑप्शन कर्जन भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन बी है, विलियम बैक्टिक ने जो है सती प्रथा का उन्मूलन किया था। और किनके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनके हिसाब से उन्होंने किसको पाकिस्तान विभाजन का जो है ना पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद अली जिन्ना को, माउंटबेटन को, लॉर्ड मिंटो को या लियाकत अली खान को? जल्द से जल्द बताइए, राजेंद्र प्रसाद के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का जन्मदाता कौन है? जी नहीं, जी नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना वालों को लिए मैं बता देता हूं कि ऑप्शन ही काट देता हूं। चलिए अब बताइए। माउंटबेटन गलत ऑप्शन है, लियाकत अली खान गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या होने जा रहा है बताइए आप? तो सी नंबर, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो ने ही वो क्या लाया था, पार्लियामेंट एक्ट 1909 में, याद आया? और इसी बेस में उन्होंने इस कंसेप्ट में क्या घुसा दिया था, जातिगत जो मतभेद था उन्होंने डाल दिया। और तभी से जो मुस्लिम ग्रुप के नेता थे, इनके सबके दिमाग में हो गया था कि हमारा अपना कोई स्वराज होना चाहिए। और तभी से ये सीड था, ये जो पार्लियामेंट एक्ट था, तो सांप्रदायिकता का सीड था ये उस समय। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि अगर ये पार्लियामेंट एक्ट नहीं लाया होता तो शायद ये मुस्लिम कॉन्सेप्ट यानी जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है ये डेवलप नहीं हुआ होता। तो इसका सही ऑप्शन जो है सी होगा, लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? यानी महात्मा गांधी पर अभियोग भी चला दिया गया था, तो कब चलाया गया था मुकदमा यानी अभियोग? 1917 में, 1916, 1919 या फिर 1918? कब किया गया था? जल्द से जल्द बताइए। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 1919 गलत और 18 भी गलत। सही ऑप्शन बताइए इन दोनों में से। तो याद रखिए कि जब सत्याग्रह जो है, चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? तो 17 में हुआ था। तो अभियोग भी इसी में चलेगा। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, यानी बी भी गलत हो जाएगा। तो महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए जो अभियोग है 1917 में चलाया गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दीज ऑल क्वेश्चंस। आप बहुत अच्छा से समझ रहे हैं सभी क्वेश्चंस, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। और वीडियो में नए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को आप देख सकते हैं और अपना जो नॉलेज है उसका एक लेवल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, कब किया गया था? जल्द से जल्द बताइए। रॉलेट एक्ट अभी मैं जिक्र किया था पिछले क्वेश्चन में, 1917 में, 1916 में, 1918 में, 1919 में? जल्द से जल्द बताइए, रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1917 गलत ऑप्शन, 16 भी गलत ऑप्शन, 18 भी गलत ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन 1919 है। इसी में रॉलेट एक्ट आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड याद है? तो बस ये कांड याद रखिएगा, 1919 वर्ष को भूलिएगा नहीं। और रॉलेट एक्ट जो है ना, जिसको काला कानून भी कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा, तो ये जो है रॉलेट एक्ट था और 1919 में आया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? दुर्गेश नंदिनी, ये एक नोवेल था, उपन्यास था, इसके लेखक पूछा जा रहा है। इसका लेखक बीजी तिलक,
या राजेंद्र प्रसाद या रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी? कौन है दुर्गेश नंदिनी के लेखक? जल्द से जल्द अपना ऑप्शन बताइए। तो जी नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर गलत ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद भी गलत ऑप्शन है। अब चलिए बताइए, तिलक, ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन सी होने वाला है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही दुर्गेश नंदिनी लिखा था। याद रहना चाहिए क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है, यानी काली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, सरसों तेल उत्पादन से या कच्चा तेल उत्पादन से? यानी काली क्रांति, ब्लैक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? ब्लैक रिवोल्यूशन रिलेटेड विथ विच? तो देखिए कितने लोग कोयला उत्पादन से दे रहे हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ हिंट देता हूँ। मत्स्य उत्पादन नहीं और सरसों तेल उत्पादन नहीं। अब बताइए, कोयला उत्पादन या कच्चा तेल उत्पादन? जी 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 नहीं, कोयला उत्पादन बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन क्यों, ब्लैक देखकर, काला देखकर? गलत, ये नहीं है। इसका सही ऑप्शन सी होने जा रहा है, कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है काली क्रांति, यानी ब्लैक रिवोल्यूशन। याद रखना चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि कोयले का रंग काला होता है, बच्चे इसी के चक्कर में आ जाते हैं और गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं, जबकि कच्चा तेल का भी कलर ब्लैक ही होता है। याद रहे, क्रूड ऑयल। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम, वीडियो में बने रहिए। और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के हैं सभी। अब आते हैं, देखिए कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? कह रहा ऑप्शन, महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। बी, प्रमुख वायु मार्ग होता है। या फिर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। या फिर स्वर्ण व्यापार मार्ग है। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? चलिए मैं हिंट दे देता हूं आपको, ए ऑप्शन नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अब आप बताइए, सी या डी, इसी में से कोई एक होने वाला है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? आई होप आप समझ रहे होंगे और आपका आंसर आना भी शुरू हो गया। तो देखिए, डी वाले गलत हैं, डी नहीं होगा इसका। इसका सही ऑप्शन जो है ना, सी होने वाला है, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। आपको याद होना चाहिए, है ना, कि ये वाला याद आया है ना, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता। तो ये जो है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है स्वर्णिम चतुर्भुज। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब है क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। पृथ्वी पर घने वन यानी डेंस फॉरेस्ट, सबसे अधिक घना वन कहाँ मिलता है? ए ऑप्शन है विषुवत रेखा पर, बी कर्क रेखा पर, सी मकर रेखा पर और डी ध्रुवों पर। तो जल्द से जल्द बताइए अपना ऑप्शन। अच्छा चलिए हिंट दे दे, तो ठीक है, बी कर्क रेखा पर गलत ऑप्शन है और सी मकर रेखा पर गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन डी या फिर ए होने वाला है। तो सबसे अधिक वन, आप दिमाग भी लगा सकते हैं, आपको पता है अमेजन जो रिवर है या अमेजन जंगल है, वन है ना, कॉन्गो फॉरेस्ट, आपको याद होगा। तो ये सब कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद है, ये सब यहाँ पृथ्वी है और यहाँ सब जो है ना विषुवत रेखा, इसी के आसपास ये सब वन पाए जाते हैं और ये दुनिया का सबसे घना और जंगल है। तो इसलिए ध्रुवों वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसका सही ऑप्शन ए होगा, विषुवत रेखा के पास जो है सबसे अधिक घना वन मिलता है। तो भूलेंगे नहीं, ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चंस को बारीकियों से देखते जाइए और ध्यानपूर्वक देखिए और याद रखिएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाना है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगों का यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का उदाहरण है, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। कौन है? रेडियो तरंग, बी ध्वनि तरंग, सी एक्सरे यानी एक्स किरण या फिर डी गामा किरण, है ना। तो कौन सा है, जल्द से जल्द बताइए। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ए रेडियो तरंग गलत ऑप्शन, चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, और डी ये भी गलत ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन या तो सी या फिर बी। तो अनुदैर्ध्य जब भी आए ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, तो ये सी भी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन बी होता है, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग ही अनुदैर्ध्य होता है, याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 16 पर, 16 पर क्या होगा? बी होगा इसका। अब 16 में आइए, क्वेश्चन नंबर 16, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है? पंखा का जो रफ्तार होता है, जो आपका सीलिंग फैन होता है या फिर कोई भी फैन होता है, टेबल फैन, सीलिंग फैन, इसमें पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर, धातु पर, पंखे में एल्यूमिनियम पर या फिर पंखे में लोहा पर? किस पर?
मैं आपको बता देता हूँ, हिंट कर देता हूँ। पंखे में लोहा पर गलत ऑप्शन और धातु गलत ऑप्शन। अब बताइए सही ऑप्शन वोल्टेज या पंखे में एल्युमिनियम। तो देखिए ये एल्युमिनियम वगैरह कुछ नहीं है ना, ये गलत ऑप्शन है। पंखे का स्पीड जो है ना वोल्टेज पर निर्भर करता है, वोल्टेज कम हो जाएगा पंखा का स्पीड कम हो जाएगा, वोल्टेज ठीक रहेगा तो पंखा का स्पीड भी ठीक रहेगा। जितना अधिक वोल्टेज उतना स्पीड पंखा का। तो पंखे का जो रफ्तार होता है, स्पीड होता है, वोल्टेज पर डिपेंड करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे सभी क्वेश्चंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी ये। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक यानी नेचुरल रबर जो होता है किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का, स्टेरिन का, और फिर विनाइल एसीटेट का, या फिर प्रोपीन का? जल्द से जल्द अपना उत्तर दीजिए, आंसर दीजिए। देखिए मैं हिंट कर देता हूँ, सी ऑप्शन नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। अब आपको ए या फिर डी यानी आइसोप्रीन या प्रोपीन, प्राकृतिक नेचुरल रबर का बहुलक बताइए। जी नहीं, प्रोपीन तो नहीं होगा, गलत ऑप्शन है ये। डी इसका सही ऑप्शन ए है, आइसोप्रीन होता है। यानी प्राकृतिक रबर का जो बहुलक होता है ना, आइसोप्रीन होता है, याद रखें। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर देखिए और इसका सही आंसर आप दीजिएगा। सीएनजी का मुख्य घटक है, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? जल्द से जल्द बताइए। तो CO2, N2, या फिर सी नंबर H2, या फिर CH4, कौन सा है सीएनजी का मुख्य? सीएनजी में मुख्य घटक क्या होता है? तो मैं अभी CO2 काट देता हूँ और N2 भी काट देता हूँ। अब बताइए H2 या फिर CH4। तो H2 भी नहीं होता है डियर, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? CH4 यानी डी होता है, यानी मीथेन होता है। मीथेन, क्या? मीथेन। मीथेन आपको पता है ज्वलनशील गैस है और जहरीला भी है। तो मीथेन यानी CH4, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन गैस होता है, यानी CH4 होता है। तो भूलिएगा नहीं इस क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। तो आपने देखा वीडियो में कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लिए गए थे, सभी पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो खास कर TRE 4 वाले इसे मिस न करेंगे और पूरे अच्छा से देखेंगे। और TRE 4 वालों, अगर आप नए हैं चैनल पर या फिर SSC किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले, तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर और भी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इस वीडियो पर M-Academy पर हमेशा आपको इंग्लिश और GK के सीरीज आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और भी आगे चल के बहुत सारे सीरीज प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप चैनल का हिस्सा बनिए, इस फैमिली का हिस्सा बनिए M-Academy का, और अपना जो नॉलेज है बेहतर करिए और साथ साथ अपना एक शिफ्ट किसी भी कंपटीशन में फिक्स करिए। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सेकंड लास्ट और लास्ट। 19 नंबर है, निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया एक संक्रमण है तंत्रिका का, तंत्रिका हो गया है ये, तंत्रिका का, और फिर बी रक्त का, या फिर फेफड़े का, या फिर त्वचा का। निमोनिया एक संक्रमण है, किसका संक्रमण है यानी किसमें संक्रमण होता है जब निमोनिया होती है? तो त्वचा मैं गलत काट देता हूँ और तंत्रिका भी गलत काट देता हूँ। इसका सही ऑप्शन बी या सी होगा। जल्द से जल्द बताइए, निमोनिया किसको प्रभावित करता है, यानी निमोनिया किसका संक्रमण है, सबसे अधिक कहाँ मतलब इस इफेक्ट करता है? तो देखिए रक्त का भी गलत ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन सी होगा, फेफड़े का। यानी निमोनिया जो है ना, फेफड़े का संक्रमण है, फेफड़े में ही संक्रमित होता है और फेफड़ा को नुकसान पहुंचाता है और सांस लेने में परेशानियां होने लगती है और बच्चे का मौत हो जाता है, या किसी भी को निमोनिया हो गया तो बस मुश्किल ही है। इसलिए चलिए हम अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, यानी जो यूनिवर्सल डोनर होता है ना, जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर, उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? AB होता है, O पॉजिटिव होता है, O नेगेटिव होता है, और या फिर A होता है? जल्द से जल्द बताइए, यूनिवर्सल डोनर का जो है ना ब्लड ग्रुप क्या होता है, यानी सर्वदाता वर्ग ग्रुप। तो देखिए AB नहीं, कितने लोग गलत दे रहे हैं, बाकी लोग सही भी दे रहे हैं। अब O नेगेटिव, A पॉजिटिव, देखिए AB भी नहीं होगा। AB जो है ना सर्वग्राही होता है, यानी सभी ग्रुप के ब्लड ले सकता है, दे नहीं सकता। अब O नेगेटिव O पॉजिटिव, बहुत लोग ऐसे वो याद रखते हैं ब्लड ग्रुप O, लेकिन O में भी नेगेटिव या पॉजिटिव कौन होता है? सर्वदाता। तो देखिए पॉजिटिव वाले एक दो लोग हैं, ये गलत ऑप्शन है, पॉजिटिव नहीं होता है, इसका सही ऑप्शन सी होगा, यानी O नेगेटिव। O नेगेटिव जो है ना सर्वदाता, ये जो है सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है O नेगेटिव वाला। आई होप आज का वीडियो आप बहुत पसंद किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपना जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में दीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक आप नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो अब कर लीजिए और एम एकेडमी का हिस्सा बन जाइए। आपको अब नॉलेज गारंटी है कि बिल्कुल अच्छा होगा और आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।